दोस्तों नमस्कार। मैं सतीश आप सभी का आज की छोटे से कार्यक्रम में खैर मकदम करता हूं। चर्चा करना चाहता हूं जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए बताया जा रहा है कि बेहतर करने का एक माध्यम था वो बिल जो आए हैं, लेकिन किसान इस बात से नाराज है। किसान के अंदर वो विश्वास सरकार पैदा करने में असमर्थ रही है जिस विश्वास के आधार पर इन तीनों बिलों का निर्माण किया गया था। असल में मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि किसानों की सबसे बड़ी जो डर है, जो उनके मन में घबराहट है, वो किस बात को लेकर के है। किसान ये सोच रहा है कि जो एमएसपी दिया गया है वो एमएसपी एक्चुअली गारंटीड नहीं है। जिस एमएसपी पर माल सरकार खरीदेगी या बेचा जाएगा वो निर्धारित नहीं है, उससे कम कीमत पर बाजार में माल बिकेगा। एक चिंता तो ये है। दूसरा चिंता यह है कि मंडियों का अस्तित्व खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंडियों के अंदर अगर फसल बेची जाती है तो उस पर 6 से 7% का टैक्स है, लेकिन मंडियों के बाहर अगर फसल बेची जाती है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ये भी एक बड़ा दर्द है किसान का। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैं आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहता हूं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो काम करने वाला या रहने वाला किसान है, 50% किसान ऐसा है जिसके पास जमीन नहीं है। भारत में भूमिहीन किसान की संख्या 50% है और बाकी का जो 50% किसान बचा उसमें से लगभग 25% किसान वो है जिसके पास जमीन तो है लेकिन 1 एकड़ से कम है। तो ऐसे में कम जमीन जिसके पास किसान के पास है तो उसके पास उतना ज्यादा उत्पादन नहीं होता, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है, जिस वजह से एमएसपी का बहुत ज्यादा असर उसके पर पड़ने वाला नहीं है। एक कमेटी थी, शांताराम कमेटी, उसने तो यहां तक बताया है कि देश में जितने भी किसान काम करते हैं उनके, अगर उनको हम समझें, जानकारी लें तो पता चलेगा लगभग 6% किसान ऐसा है जो एमएसपी पर बेचे जाने वाली क्वालिटी पैदा कर पाता है, केवल 6%। तो मुझे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि किसान को सरकार का एमएसपी निर्धारित करना भी एक छलावा है, एक ढकोसला मात्र है। कारण यह है कि 50% से ज्यादा तो किसान भूमिहीन है, जिसके पास भूमि ही नहीं है। वो किसी दूसरे के खेत पर जाकर के काम करता है और अपनी रोजी रोटी चलाता है। तो ऐसे में केवल और केवल एमएसपी निर्धारित करके यह सोचना कि किसान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो किसान क्या करेगा फिर? तो किसान को अंततः रोटी चाहिए। रोटी कहां से मिलेगी? उसकी एक निर्धारित आय हो तो उसे रोटी मिलनी शुरू हो सकती है। तो मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो भी कदम उठाए सब व्यर्थ है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसान के संबंध में कुछ ऐसे प्रावधान करें जो किसान की आर्थिक रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता हो, किसान के घर में रोटी पैदा होती हो, किसान के बच्चे स्कूल जा सके, किसान को भी वो सारे लाभ मिल सकें जो एक शहर में रहने वाले परिवार को मिलते हैं। वो कैसे हो पाएगा? इन बिलों से तो होता दिखाई नहीं देता। और अगर एमएसपी की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी, 80% से ज्यादा फसलों के ऊपर एमएसपी लागू ही नहीं होता। एमएसपी तो बामुश्किल 23 फसलें हैं जिनके ऊपर लागू होता है, बाकी पे तो लागू ही नहीं होता। तो क्या किया जाए? मेरा एक सुझाव है। सुझाव यह है कि हमें देश की कृषि का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। देश की कृषि का राष्ट्रीयकरण होगा तो इससे सभी को फायदा होगा, चाहे वो भूमिहीन किसान हो, चाहे कम भूमि वाला किसान हो, या फिर बड़ा काश्तकार हो, उन तीनों को लाभ होगा। अब आप सोचेंगे किस तरह से लाभ होगा कृषि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। कृषि का राष्ट्रीयकरण करने पर सबसे पहली बात यह होगी कि जो किसान है, किसान जिस जमीन का मालिक है वो मालिक बना रहेगा, वो ही मालिक होगा, किसान ही मालिक होगा। लेकिन उसकी जमीन को सरकार 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए पट्टे पर ले लेगी। मतलब ये हुआ, ये किसान की सहमति के साथ होगा कि वो जमीन सरकार पट्टे पर लेगी और उस जमीन के एवज में
मंथली उन्हें किराया चुकाया जाए। जिस तरह से आपके यहाँ एक मकान है, मकान में कमरे आपने किराए पे दे दिए और किराए पे गए हुए कमरों से आपको पैसा मिलता है, उसी तरह से जो काश्तकार है, काश्तकार की जमीन सरकार पट्टे पे ले लेगी और उसके एवज में उसको किराया चुकाती रहेगी। ऐसे में फायदे सुनिए, फायदे क्या है। पहला फायदा भूमिहीन किसानों के लिए। जो भूमिहीन किसान है, 50% किसान है जो खेतों पे काम करता है, जिसकी मासिक आमदनी 10,000 रुपए भी नहीं हो पाती, 7-8 हजार रुपए ही उसकी मासिक आमदनी हो पाती है। ऐसे में हम ये चाहते हैं कि उस किसान को खेतों पे काम करने के एवज में एक फिक्स्ड सैलरी दी जाए। वो सैलरी हो सकता है 20,000 हो सकता है 25,000 हो सकता है 30,000 हो, और ये निर्धारित किया जाए कि वो जो किसान है उसकी जो खेतों पे काम करने की जो नौकरी है वो सरकारी हो, ताकि उसे महंगाई भत्ता भी मिल सके और उसे जो है जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मेडिकल सुविधाएं मिले। जो एक एम्प्लॉय को सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं किसान को मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। उससे क्या होगा, भारत के 50% जो भूमिहीन किसान हैं उनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत होती दिखाई देगी। तो किसानों को भूमि पर काम करने के एवज में उन्हें दिया जाना चाहिए सैलरी, 1। दूसरा, वो काश्तकार जिसके पास कम जमीन है, 5 बीघा, 10 बीघा, 50 बीघा, 40 बीघा या 1 एकड़ से कम जमीन है, तो उसकी जमीन को पट्टे पर ले लेना चाहिए और उस किसान को उसका किराया देना चाहिए। तो यह दो बातें होंगी, या तो वो किसान खुद खेती करता होगा, अगर वो खुद खेती करता है तो उसे खेती करने के एवज में सैलरी भी दी जानी चाहिए। अगर वो खुद खेती नहीं करता तो जो किसान खेती करते हैं तो वो खेती का काम करेंगे और उनको सैलरी दी जानी चाहिए। और तीसरा, जो बड़ा काश्तकार है, बड़े काश्तकार की जमीन को पट्टे पर लिया जाना चाहिए और बदले में उसे किराया दिया जाना चाहिए, और उसकी जमीन पर जो किसान काम करेंगे उन्हें सैलरी दी जानी चाहिए। ऐसे में क्या होगा, जब हम सैलरी पर किसानों से काम करवाएंगे तो हम वैज्ञानिकों के माध्यम से किसानों की ट्रेनिंग करवा करके बेहतर आला दर्जे की टेक्निक डेवलप करके उनसे बेहतर प्रोडक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। और जब हम पूरे देश में कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण कर देंगे तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जमीन हमारे पास होगी जिस पर हम विभिन्न प्रकार के फसलें उगा करके बेहतर उत्पादन की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो अपनी मर्जी से कुछ भी उगा लेता है। किसी का मन है दलहन, तिलहन, अनाज, सब्जियां, फल, जो भी उगाना चाह रहे हैं उनकी मर्जी से होता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में अगर कृषि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो हम वो फल, सब्जियां, वो अनाज उगाएं जिनकी देश में आवश्यकता है। उसके अलावा बाकी नकदी फसलें उगाएं या कमर्शियल क्रॉप्स लगाएं जिन्हें हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बेच करके देश के लिए मुनाफा कमा सकें और किसानों की सैलरी वहां से निकाली जा सके। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, अभी अभी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भांग के फसल को दवाई के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्वीकार कर लिया है। भारत में इसे नशे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भारत में इसे नशे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बैन लगाए रखे, लेकिन भांग की फसलों को उगा करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बहुत बड़ी कीमत पर बेचा जा सकता है, जिससे राजकोष बढ़ सकता है, किसानों की सैलरी निकाली जा सकती है। जैसे मेंथा है, मेंथा से बनता है मेंथॉल और मेंथॉल को बहुत सारे प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसकी भी बड़ी भारी कीमत हमें प्राप्त हो सकती है। तो अंततः जब कृषि का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा तो किसानों को सैलरी के माध्यम से और बड़े काश्तकारों को सैलरी प्लस जो जमीन है उनके पट्टेदारी या फिर उसके किराए के रूप में उनको धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता करनी नहीं होगी कि बीज कहां से खरीदना है और किस क्वालिटी का बीज खरीदा जाएगा, पानी कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसकी चिंता नहीं करनी होगी। और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड और विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के बारे में उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब फसलों में वो कई तरह के यूरिया, डीएपी इस्तेमाल करते तो उन्हें कई बार ये भी पता नहीं होता कि किस क्वालिटी का और कितनी क्वांटिटी में उन्हें फसल में इन सारी रसायन का इस्तेमाल करना है, तो उनके पास जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब हम इसको एक बड़े पैमाने पर पूरे देश में एक राष्ट्रीयकरण करने के बाद इसे करेंगे तो हमारे पास वैज्ञानिकों की पूरी टीम होगी और कंट्रोलिंग सिस्टम हमारे पास पूरा होगा। यहां तक इतना भी होगा कि जब किसान खेत में जाएगा तो उसकी पंचिंग होगी, जब खेत से बाहर निकल के आएगा तो भी पंचिंग हो, किसान की अटेंडेंस हो, और जिस तरह से सामान्य व्यक्ति नौकरी पर जाता है उसी तरह से खेतों पर किसान जाएगा।
तो उनके वर्किंग आवर्स हों और शिफ्ट में काम हो, ताकि पूरे देश में एक बहुत बड़ी मात्रा में किसानों को रोजगार मिल सके और किसान फिर आत्महत्या करने से बच जाएगा और हमारा जो किसान है वो ट्रेंड होगा फिर। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि जो है ये हमारा जो विचार है, ये जो समाधान है, ये आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जो है इसको आप लोगों तक पहुंचाएं और पहुंचा करके लोगों के मस्तिष्क में इस विचार को डालें, ताकि इस देश में कृषि का राष्ट्रीयकरण किया जा सके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे विचार जरूर पसंद आए होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू।